आर्ट एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा में हमने डांस का सेगमेंट शुरू किया है जो हमारे पिछले लेक्चर से शुरू हुआ। म्यूज़िक हम कंप्लीट कर चुके हैं। डांस के सेगमेंट में हमने पिछले लेक्चर में हमारी उस बुक से यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है जितना हो सकता था वो कंप्लीट कर दिया सारा। आज हम दूसरी बुक्स के वाया इसे अब एक्सटेंड करेंगे जो कि ज़रूरी है। शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि डांस इज़ एलेबोरेट इन्वॉल्विंग अभिनय, अंगिका, मुद्रास, अलंकार, आभूषण, ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पर देवी देवताओं को, गॉड्स को डांस करते डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। ये अपने आप में पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूनिक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बहुत यूनिक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम भारत में डांस की बात करते हैं, जो कि डांस वर्ड और डांसर्स वर्ड भी कुछ ही शताब्दियों की दिया हुआ शब्द है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कहना उतना अच्छा नहीं लगता। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जो हमें डांसर मिली हैं, डांसर इन द सेंस ये जो उनका हमें स्टैच्यू मिला है, हो सकता है वो डांसर हो भी ना, हो सकता है वो ना भी हो सकता है किसी और फॉर्म में उसे किसी गॉडेस को आपने रिप्रेजेंट किया हो। तो मुद्दे की कहानी ये है कि भारतीय नृत्य को अगर आप देखेंगे तो ये विश्व भर से अलग है बहुत से मामलों में। उसमें महत्वपूर्ण है अभिनय, एक्सप्रेशन। अगर आप जापानीज़ और चाइनीज़ डांसेस को देखें, इवन बहुत से आज के मॉडर्न डांसेस को अगर देखें तो उनमें अभिनय फॉरबिडन है, मना है। अभिनय नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन नहीं है। दोज डांसेस आर नॉट ओरिएंटेड टूवर्ड्स एक्सप्रेशन। ओके, तो इस मामले में इंडिया ओरिएंटल वर्ल्ड का हिस्सा होते हुए भी इंडिया ओरिएंटल कल्चर से यहाँ यूनिक है। इंडिया ओरिएंटल वर्ल्ड का हिस्सा है, ओरिएंटल कल्चर का हिस्सा है। ओरिएंट वर्ड ईस्ट के लिए यूज़ होता है, ईस्टर्न कंट्रीज़, और ऑक्सीडेंटल वर्ड वेस्ट के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। इंडिया ओरिएंटल कल्चर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो ओरिएंटल कल्चर से भिन्नता रखता है जब हम डांस की बात करते हैं, और वो है प्रोमिनेंस फॉर द एक्सप्रेशन। अभिनय का बहुत महत्व है भारतीय डांस में, जबकि वो बाकी ओरिएंटल डांस फॉर्म्स में विलुप्त है, नहीं मिलता, नहीं पाया जाता। वहीं दूसरी तरफ भारत में देवी देवता नृत्य करते हैं, ये बात बड़ी अनूठी है, यूनिक है। तीसरी तरफ अगर हम क्रिश्चियनिटी को भी ले लें तो जहाँ एक स्तर पे उसने संगीत को अनुमति दी है, म्यूज़िक को, डांस उसमें भी बैन है, डांस को अनुमति नहीं है। डांस को एक विचक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, डांस को ट्राइबल कल्चर, पगन कल्चर, पगनिज्म से जोड़ के देखा जाता है क्रिश्चियनिटी में, तो उसके अंदर अनुमति नहीं मिलती है। भारत इस मामले में भी उनसे अलग है। डांस भारत में बहुत प्रोमिनेंस रखता है। इतनी बात समझ में आई? तो वही चीज़ वहाँ लिखी है कि जब हम डांस की बात इंडिया में करते हैं तो वो इन सबको इन सबको इंक्लूड करके चलता है। ये एक बहुत ही एलेबोरेट पीस ऑफ परफॉर्मेंस रहता है जिसमें ये सब इंक्लूसिव रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और वो हैं अभिनय, एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिम्स का मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज़ अंगिका, मूवमेंट ऑफ लिम्स। मुद्राएं हाथों की बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हस्त मुद्राज, तो लिखा हुआ है द मुद्राज, हैंड जेस्चर्स। अलंकार बहुत ज़रूरी है, ऑर्नामेंटेशंस एंड आभूषण, जो ज्वेलरीज पहनी रहती हैं। ओके, बहुत से अलंकार, ऑर्नामेंटेशन है। आप देखेंगे, आप भरतनाट्यम को देखिए, कथकली को देखिए, कुचिपुड़ी को देखिए, उड़ीसी को देखिए, आप देखिए कि अलंकार कितना रहते हैं। पुष्पों के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से बहुत अलंकृत रहते हैं डांसेस, स्टेजेस और डांसर्स, और आभूषण भी बहुत से रहते हैं। तो अगर एक परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इन सबसे मिल करके फिर बनता है। भारतीय डांस इन चीज़ों से जाने जाते हैं। ओके, हम इनके बारे में देखेंगे अभी।
All of this became a part of the performance. Dance in the West remained folk dancing and ballroom dancing until the arrival of ballet. तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक की तो फिर भी जगह है पर डांस की नहीं। तो यही कारण है कि वेस्ट में ऐसा कोई क्लासिकल डांस जॉनर जैसी चीज़ें नहीं विकसित हो पाई। वेस्ट में डांस जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल एलिमेंट के रूप में है, दैट इज़ फोक डांसिंग। आप वेस्ट में जाएं, आप जाकर के वहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो यू विल ऑब्ज़र्व कि फोक डांसिंग आपको बहुत मिलेगी, चाहे वो अंगूर वाले टब हों उनमें नाचने की बात हो, या किसी भी तरह के सोशल इवेंट, कोई त्यौहार की बात हो उसमें किसी नृत्य की बात हो, या फिर मॉडर्न टाइम में आकर के डांस फॉर्म्स का एक्सेप्टेंस होना, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स मिले हैं कॉलोनियलिज्म के दौर में। अफ्रीकन्स प्लांटेशन के लिए मिडल अमेरिका लाए गए, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न कंट्रीज़ में लाए गए, यूरोपियंस यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा गए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग मिडल अमेरिका, यूएसए के साउदर्न स्टेट्स और साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न कंट्रीज़ में जा कर के बसे, जहाँ पर ऑलरेडी अफ्रीका और एशिया से आके लोग बस रहे थे। इन सब मेल जोल से फिर बहुत से नृत्य पैदा होते हैं और वो रेनेसेंस की बाद की देन है और वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके पहले वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे उनके अपने नृत्य थे। उन इंडिजिनियस लोगों के जो नृत्य हैं, जो डांसेस हैं, उनसे जब कॉलोनियल कंट्रीज़ के डांसेस मिले या फिर कॉलोनियल कंट्रीज़ ने जिनको स्लेव बना करके अपने वहाँ पर रखा, उन कंट्रीज़ के लोगों के डांसेस मिले, जैसे कि अफ्रीकन्स के डांसेस जब इंडिजिनियस मायन पीपल से मिले तो बहुत सी डांस फॉर्म्स पैदा हुई। बट ये बहुत बाद के फिनोमेनास हैं। और भारत में नृत्य आप देखते हैं कि बहुत पुराना फिनोमेना है, डांस बहुत पुराना फिनोमेना है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न वर्ल्ड में डांस बहुत ही सोशल लेवल पर फोक डांस के रूप में था, लोक नृत्य के रूप में तो था, लेकिन ऐसी क्लासिकल कैटेगरीज नहीं देखते। उसके बाद बहुत देखें तो फिर आपको बॉल रूम डांस मिलेगा, दैट इज़ द कपल डांस, यू कैन डू दैट। मूवीज़ में से काफ़ी हाईलाइट किया जाता है आज की डेट में, सीरियल्स में भी। बॉल रूम डांस, वुड यू लाइक टू हैव सम डांस, ये वाला डायलॉग हर किसी ने रट लिया और बहुत खुश होते हैं कि इतने सभ्य लोग कैसे हैं। किसी की भी हवाई, किसी की भी सहेली मांग रहे हैं, वो भी कह रहा है मैं श्योर, और डांस कर रहे हैं। हमारे सीरियलों में तो हमारे उसमें तो उसे कुछ और ही बना दिया, बस हाथ मांगना और फिर कान में लगे अपनी बातें कहने, गुस्सा जाहिर करने या कुछ भी और करने। ओके, तो दैट इज़ द बॉल रूम डांस। इसके बाद रेनेसेंस के दौर में एक डांस फॉर्म पैदा हुई जो परफॉर्मेंस के रूप में लोगों के सामने रखी जाती है, जैसे स्टेज के रूप में। तो फिर बैले डांसिंग आई, BALLET। सो सोच के देखिए, परफॉर्मेंसेस की फॉर्म में आपके यहाँ पर बहुत समय पहले से ही मंदिरों में या फिर राजघरानों में क्लासिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस की फॉर्म में वेस्टर्न वर्ल्ड में डांस फॉर्म्स बैले डांसिंग से आता है और ये रेनेसेंस की देन है। और रेनेसेंस हम सब जानते हैं कि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी यूरोप की देन है। तो ये तब निकल कर के आएगा, ओके, जब लोग डिफाई करेंगे, नकारेंगे प्यूरिटन थॉट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को, तब वो चीज़ों का जन्म होगा। सो डांस इन द वेस्ट रिमेन्ड फोक डांसिंग एंड बॉलरूम डांसिंग अंटिल द अराइवल ऑफ द बैले। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब हम थोड़ी सी टाइमलाइन देखें, हिस्टोरिकल टाइमलाइन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम में देखें तो प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें नियोलिथिक केव्स में कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जिनसे हमें लगता है कि वह नृत्य के चित्र हैं, डांस के चित्र हैं। ग्रुपिंग्स की बात हो जाए, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रही थी कि बीट एनीथिंग, पर हाथ से हाथ पकड़े हुए समूह बनाए हुए लोग हैं, उनकी हमें पिक्चर मिलती हैं गुफाओं की उन पत्थरों पर, शिलाओं पर। ओके,
सो ये नियोलिथिक टाइम का फिनोमेना दिखता है। नियोलिथिक कह रहा हूँ, ओह इसको करेक्ट करिए प्लीज़, इट्स नॉट नियोलिथिक, नियोलिथिक से भी पहले का मेसोलिथिक टाइम का फिनोमेना दिखता है। ओके, दैट इज एसोसिएटेड विद द भीमबेटका केव्स, सो इट इज़ विद मेसोलिथिक, नियोलिथिक से पहले, पैलियोलिथिक देन मेसोलिथिक देन नियोलिथिक, मेसोलिथिक। ओके, कभी गलती नहीं करनी। तो एक प्रमाण हमें वहाँ मिलता है प्री हिस्टोरिक टाइम में, लेकिन हमें कंक्रीट एविडेंसेस मिल रहे हैं जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, वहाँ पे हमें हड़प्पा से जो रिकवर हुई है, एक स्टैचू रिकवर हुआ है जिसे हम नृत्यकी कहते हैं, डांसर कहते हैं, द डांसिंग गर्ल, वो स्टेटाइट का बना हुआ है, स्टेटाइट मटेरियल का बना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जो मोहेंजोदारो से मिलता है वो ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है। तो ये ब्रॉन्ज स्टैचू तो बहुत फेमस है डांसर का, तो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर फ्रॉम मोहनजोदारो और स्टेटाइट स्टैचू ऑफ द डांसर फ्रॉम हड़प्पा, ये दो फाइंडिंग्स हैं हमारे पास, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की हैं। ओके, जब हम वैदिक और श्रमण पीरियड्स की बातें करते हैं कि उस समय में हमें क्या मिलता है, वैदिक और श्रमण काल, जब अलग अलग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब एग्जिस्टेंस में आने शुरू हुए, तो हमें एविडेंस मिलता है। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो डांस के ऊपर टेक्स्ट पाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि नाट्य सूत्र नाम का टेक्स्ट है जो डांस पर डिस्कशन कर रहा है, और इसके रेफरेंसेस हमें पाणिनि की राइटिंग्स में मिलते हैं। और पाणिनि की राइटिंग्स का समय लगभग 5th to 4th सेंचुरी BCE रहा है। ओके, तो हमें पाणिनि की राइटिंग्स में जो रेफरेंसेस मिल रहे हैं वो रेफरेंसेस नाट्य सूत्र के मिल रहे हैं, और नाट्य सूत्र अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग एविडेंस के रूप में है जो डांस के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसा कोई एविडेंस रिटन लिटरेरी फॉर्म में ये वैदिक श्रमणा पीरियड के दौरान हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम आगे आ जाते हैं दैट पौराणिक पीरियड, तो पुराणों के काल में, पौराणिक पीरियड के दौरान, तो ये फिर क्लियर ही है कि हमें भारत मुनि का नाट्य शास्त्र मिलता है 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में। और भारत मुनि का वह नाट्य शास्त्र तो डिटेल में बात करता है डांस के ऊपर। ओके, हम उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं कि नाट्य शास्त्र डांस के बारे में बताता है। मेजॉरली वो बेस्ड तो परफॉर्मेंस पर है, नाट्य अर्थार्थ परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे देश में वही महत्वपूर्ण चीज़ है कि परफॉर्मेंसेस म्यूज़िक और डांस से कभी अछूती नहीं रही। परफॉर्मेंसेस का इंडिस्पेंसिबल पार्ट रहे हैं म्यूज़िक एंड डांस, तो इसलिए म्यूज़िक और डांस के रूप में आप जब परफॉर्मेंसेस पर कुछ लिख रहे हैं तो ये भी आपको मिल रहा है नाट्य शास्त्र के अंदर भरत मुनि का। आई बात समझ में? पुराणिक काल के समय में यही महत्वपूर्ण घटना है, यही एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं पुराणों के आगे। अब जब हमारे पास अर्ली मिडिवल पीरियड का दौर है, तो इस दौर में हमें देखने को मिलता है कि कालिदास के मेघदूत में पहला रेफरेंस आता है देवदासियों का। कालिदास के मेघदूत में पहला रेफरेंस आता है देवदासियों का, और देवदासी जो हैं इनका पर्पज़ ये म्यूज़िक और डांस के साथ जो टेम्पल डीटीज़ हैं उनको एंटरटेन करती हैं। तो डांस का जिक्र यहाँ भी आ रहा है, देवदासियों का जिक्र आ रहा है कालिदास के मेघदूत में। आई बात समझ में? अब
ये जो एक अर्ली मिडिवल पीरियड का समय है, इस पीरियड में राष्ट्रकूटों की खासियत ये रही, महाराष्ट्र के क्षेत्र के शासक हुआ करते थे, मान्यखेत उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो राष्ट्रकूट जो हैं, इनके दरबार में बहुत सारे म्यूजिशियंस और डांसर्स रहा करते थे, जो कि उस समय दरबारी प्रेस्टीज का नमूना हुआ करता था। ये हमने म्यूज़िक में भी पढ़ा था, तो ये एविडेंसेस मिलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें विजयनगर के समय के जो टेक्स्ट हैं, विजयनगर के समय के टेक्स्ट, उसमें साउदर्न स्टेट के क्लासिकल डांसेस का जिक्र मिलता है विजयनगर के टेक्स्ट के अंदर। वहीं इसी मिडिवल पीरियड के दौरान कथक क्लासिकल डांस की फॉर्म लेता है अकबर की पैट्रोनेज के अधीन। और हम सब जानते हैं कि मुग़लों ने डांसेस को पैट्रोनेज दी एक्सेप्ट द औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इसे सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो एक फ़्लो अगर हम प्री हिस्टोरिक से देखें तो धीरे धीरे चीज़ें उभर करके आती हैं। हमें कहीं पर चित्रकारी देखने को मिल रही है शिलाओं के ऊपर, फिर कहीं हमें स्टैच्यूज़ देखने को मिले। हम उससे आगे बढ़े तो हमें टेक्स्ट देखने को मिला नाट्य सूत्र के रूप में। हम उससे आगे बढ़े तो हमें पूरा का पूरा शास्त्र मिल गया, नाट्य शास्त्र। उससे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें टेम्पल के लेवल पर देवदासियों के एविडेंसेस मिल रहे हैं। फिर दरबारों में लार्ज नंबर में डांसर्स मेंटेन होते हैं, हमें इसका एविडेंस मिल रहा है राष्ट्रकूटों के दौर में। और आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर है कि विजयनगर के टेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स को एग्जैक्टली मेंशन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। और उससे आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मुग़लों के समय में कुछ डांस फॉर्म्स क्लासिकल फॉर्म ले रहे हैं, जैसे कि कथक। ओके, कथा कीर्तन से कथक, कथक जो कि क्लासिकल डांस हो जाएगा। और औरंगज़ेब के समय में इन पर रोक लगाई जा रही है। तो एक हिस्टोरिकल यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इतना ही। ओके, आगे बढ़े। और भी बहुत सी चीज़ें आप समझोगे इस विषय में, दिक्कत की कोई भाव नहीं, दिक्कत की कोई समस्या नहीं। एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि भारत का नाट्य शास्त्र जो है, अच्छा ये नया आ चुका है, तभी ये इतना अच्छा वो कर रहा है, वेरी गुड। भारत का जो नाट्य शास्त्र है डांस के ऊपर डिस्कशन करता है, और वह यह बताता है कि नाट्य शास्त्र जिस समय में रचा गया उसने अलग अलग वेदों से नाट्य के क्षेत्र में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ली, नाट्य के क्षेत्र में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ली अलग अलग वेदों से। जैसे भारत का नाट्य शास्त्र ये कहता है कि जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, मतलब अगर हम एक परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि नाट्य की बात करें, तो वो जिन जिन चीज़ों को लेकर के चल रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद सोर्स है वर्ड्स का। ओके, वो ये कह रहे हैं कि जो संगीत है, द म्यूजिक, संगीत जो है ये सामवेद से लिया गया है। सामवेद, सामवेद कंट्रीब्यूट करता है म्यूजिक में। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अभिनय है, द जेस्चर्स, अभिनय, म्यूजिक, वर्ड्स, अभिनय, जेस्चर्स, ये यजुर्वेद से लिए गए हैं, यजुर्वेद। और वो ये कह रहे हैं कि जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, भाव, ये अथर्ववेद से लिए गए हैं, अथर्ववेद। ओके, तो वे इस तरह से बता रहे हैं कि जो नाट्य शास्त्र है एक परफॉर्मेंस के लिए शब्द, संगीत, अभिनय, भाव, ये सब कुछ जुटाता है इन वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो फिर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। इसलिए एक नाट्य के लिए यह जरूरी है संगीत हो, शब्द हो, भाव हो, अभिनय हो। तो हमने अभी भी पढ़ा कि एक डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट अगर है तो वो किस किस चीज़ को अपने साथ लेकर के चलती है, जिसमें हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही कि महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी, अभिनय होगा, अंगिकाएं होंगी, अभिनय एक्सप्रेशन, अंगिका होंगी, मुद्राएं होंगी,
अलंकरण होंगे, ऑर्नामेंटेशन, आभूषण होंगे, इन्हें साथ लेकर के चलेगी एक परफॉर्मेंस। ओके, तो इस फॉर्म में डांस, इस तरह से डांस को आप परफॉर्मेंस से अलग करके ना, मतलब जो एक नाट्य परफॉर्मेंस करनी है उससे अलग ना करके देखिए, साथ ही चलेगा। ओके, और एंशिएंट पीरियड में हमें दो महत्वपूर्ण डांस फॉर्म्स का जिक्र मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। एक जिसे हम तांडव समझते हैं, तांडव, ये मैस्कुलिन है। सबसे फेमस तांडव है शिव का तांडव है, तांडव नृत्यों में उनका सबसे पॉपुलर भी हुआ है। ये मैस्कुलिन कैरेक्टर को दिखलाता है। ये बहुत ही विगरस है, विगरस, एनर्जेटिक है। अब आप विगर किस सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? एनर्जी, कौन सी एनर्जी है इस समय? उन्मत्तता की एनर्जी है, खुशी से उत्प्रोत एनर्जी है, या फिर वैराग्य से भरी हुई एनर्जी, मतलब डिस्ट्रक्शन एनर्जी? अग्नि ऐसी कि वर्षा हो रही है, अग्नि ऐसी सच एनर्जी ऐसी कि वर्षा हो रही, एनर्जी ऐसी कि अग्नि जल रही है हर तरफ। तो ये डांस जो है ये मैस्कुलिन कैरेक्टर रखता है, ये विगरस है, ये एनर्जेटिक है, ये तांडव है। ये महादेव से एसोसिएटेड है ज़्यादा तक, ये पुरुष से एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद द पुरुष तत्व, शिवा। लेकिन दूसरी तरफ लास्य नृत्य है, लास्य नृत्य, ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन है। ये उतना ही जेंटल है, उतना ही काम है, कहीं कहीं पर एरोटिक और सेंशुअस है, भावनाएं उत्पन्न कर देता है आप में, डिजायर्स पैदा करने की क्षमता रखता है, आनंद का प्रकटीकरण है, आनंद प्रकट हो रहा है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही काम, बहुत ही परफेक्शन से हो रहा है, बहुत इरोटिक और सेंशुअस भी हो जाता है। ये फेमिनिन कैरेक्टर रखता है। अधिकतर ये पार्वती महादेव के साथ परफॉर्म करती है, शिव पार्वती का नृत्य, लास्य नृत्य। ओके, तो तांडव और लास्य दो नृत्य बहुत महत्वपूर्ण नृत्य पाए जा रहे हैं एंशिएंट, प्राचीन भारत में। ये दो प्रकार देखने को मिल रहे हैं। अब कई लोगों को आज इस वर्ड से बड़ी समस्या है फेमिनिन, इस वर्ड से बड़ी समस्या है मैस्कुलिन, बड़ा मर्दाना है, बड़ा जनाना है, ऐसा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मैस्कुलिन एक फेमिनिन के साथ आता है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या यदि मैं बहुत विगरस परफॉर्म करना चाहता हूं, बहुत एनर्जेटिक कार्य करना चाहता हूं, तो मुझे ही उतना ही स्टेबल, जेंटल और काम प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? किसी भी जेंटलनेस, किसी भी कामनेस, किसी भी स्टेबिलिटी का क्या पर्पस, यदि उसमें कुछ निर्माण या कुछ ध्वंस करने की ऊर्जा और विगर ना हो, यदि उसमें क्षमता ना हो, शक्ति का यदि प्रदर्शन होने की, करने की योग्यता ही ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य के ताप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हिमखंडों को पिघला करके आपको नदियां दे दें। जीवन के लिए यह जरूरी है, इतना एनर्जी, इतना ऊर्जा उनमें जरूरी है। नदियों के बहाव में इतना वेग होना जरूरी है, इतनी शक्ति होनी जरूरी है कि वह चट्टानों को फाड़ आप तक मैदानों पर आएं और पर्वतों को चीरते हुए उनके मिनरल्स, उनके गुणवत्ता से भरे हुए कण अपने साथ लाएं और एलुवियल सॉइल्स को जन्म दें, उपजाऊ मिट्टियों को जन्म दें। नदी में यह होना जरूरी है।
नदी में यह जरूरी भी है एक समय के बाद कि जब वो पोषण कर रही है आपका, तो उसके जल में ठहराव हो, उसके बहाव में जो वेग है उसकी गति धीमी हो जाए ताकि खेतों को सिंचित कर पाए। तो आप में ऑलवेज एक ब्लेंड ऑफ विगरनेस, एक ब्लेंड ऑफ एनर्जी, एक ब्लेंड ऑफ मैस्कुलिन चाहिए विद जेंटलनेस, विद कामनेस, विद फेमिनिन कैरेक्टर, विद एरोटिक और सेंशुअस अपील। इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। पुष्प यदि लुभावने ना होते, पुष्प यदि आकर्षित ना कर पाते, पुष्पों में यदि आकर्षण ना होता, तो आप विचार करिए कि प्रजनन की क्रियाएं कैसे होती पृथ्वी पर, भंवरे कैसे उनके समीप जाते, अनेक मक्खियां, अनेक जीव जो उनके समीप जाते हैं और फल पड़ता है पौधों का, ये कैसे हो सकता है? पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, यह तो जरूरी है। तो आकर्षण अर्थात एरोटिसिज्म पैदा करने का एक आधार सेंशुअसनेस, यह काम को जगाए रहने और उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रेरणा के रूप में यह कार्य करते हैं, आपको कार्य हेतु प्रेरित करते हैं। यदि आप कार्य ही नहीं कर रहे तो आनंद के उस सर्वोच्च स्तर तक कैसे पहुंचेंगे? अब यह आपको चुनाव करना होता है कि आनंद का वह सर्वोच्च स्तर आपने कार्य को कौन सी दिशा देके प्राप्त किया। पर सत्य तो यह है कि कार्य के बिना आनंद का स्रोत नहीं प्राप्त होता। अब आपने अपनी ऊर्जा को कार्यरत कुछ इस तरह से बना रखा है कि वह भोगी से निर्माण योगी बन चुकी है, तो आनंद आपको तब आ रहा है। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग यदि आनंद प्राप्त करने हेतु भोग कर करते हैं, तो आनंद तब मिल रहा है और उस अवस्था में मिल रहा है। यह निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि कार्यरत रहते हैं आप। आम व्यक्ति बाहर से कार्यरत नजर आता है, वो हाथ पांव अधिक चलाता है, लेकिन योगी का मन जो होता है भीतर से, वह बाहर से बहुत स्थिर है लेकिन भीतर से वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जब एक स्वयं जब पानी पर तैर रही है तो नमी पानी के भीतर उसके पांव बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। इसी तरह से वो अंदर से उनका मन कई विचारों से भरा हुआ है, उनके उत्तर ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कार्यरत तो रहना होगा, संभोग में रहें या समाधि में रहें, कार्यरत तो रहना पड़ेगा। कार्य ही उद्देश्य तो तक ले जाता है, उद्देश्य ही जन्म को सिद्ध करता है और जन्म की सिद्धि ही आनंद का स्रोत है। एग्जिस्टेंस में आने का रीज़न का फुलफिल होना और पता लगना, आभास और अनुभव होना ही आनंद का स्रोत है। आनंद और कहीं नहीं है। हाँ, आपने कितना पर्पज़ रियलाइज़ किया अपने एग्जिस्टेंस में आने का, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितने में आनंदित हो रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आनंद के किस चरण में हैं, आनंद के किस स्टेज में हैं, किस लेवल का ले रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आनंद के कई चरण हैं, अंतिम परम आनंद है, आप वहाँ तक कभी गए नहीं गए, आप पर निर्भर करता है। पर आनंद की देयर आर स्टेजेस। पर कार्यरत रहना होगा। कार्यरत अर्थात तप करना ही होता है, अर्थात साधना की अग्नि जला करके बहुत कुछ जलाना ही होगा, बहुत कुछ पाना ही होगा, बहुत कुछ खो करके भी। तो ऐसी कोई एनर्जी का बेनिफिट नहीं जो खो ना पाए, जला ना पाए, जो ख़त्म ना कर पाए, जो बना ना पाए। तो दोनों ही एनर्जीज, दोनों ही कैरेक्टर्स, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनीथिंग। ये अनिवार्य है। बिना स्थिर रहे, बिना काम रहे, बिना स्टेबल रहे सीख नहीं सकते, सीख नहीं सकते। सीखने के लिए जरूरी है आप में वह गुण हो। लेकिन जो सीख रहे हैं उसका संवर्धन कर, उसका एनरिचमेंट करना हो नहीं सकता जब तक विगर नहीं है। उसे विगरसली परस्यू करना पड़ता है, एनरिचमेंट के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है, उसे सहेजने के लिए, अगली पीढ़ियों को देने के लिए, समाज में उसके वितरण के लिए आपको एनर्जेटिक तो रहना पड़ेगा। उसे बचाए रखने के लिए एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, मैस्कुलिन होना पड़ेगा।